नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में, जिसमें पीरियडाइजेशन एंड देयर ट्रेनिंग साइकिल्स। A training plan is constructed by incorporating various training cycles. These cycles are micro, meso and macro. यदि हम बात करें तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण चक्रों की, तो बहुत सारे चक्र होते हैं जिसमें माइक्रो, मीजो और मैक्रो इस प्रकार से 3 में डिवाइड कर सकते हैं। और पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग की यदि बात करें तो डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितने समय बाद एक्चुअल कंपटीशन होने वाला है, तो उस हिसाब से इस ट्रेनिंग शेड्यूल को, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को तैयार किया जाता है। पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग क्वाड्रिनल साइकिल, मल्टी ईयर प्लान, लेस देन 4 ईयर लाइक ओलंपिक साइकिल, मल्टी गोल प्लान। यदि किसी खेल में प्रदर्शन 4 साल या 4 से कम साल में होने वाला है, जैसे ओलंपिक खेल जो प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग प्लान यदि बनाना है तो उसको मल्टी ईयर प्लान कहेंगे। और उससे कम सत्र का या कम समय का जो प्लान होगा उसको माइक्रो साइकिल कहते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग साइकिल 1 ईयर इंक्लूड 3 फेजेस। 1 साल में जितना भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव और ट्रांजिशन फेज ये इसमें इंक्लूड होगा। मीजो साइकिल ये सिंगुलर ट्रेनिंग साइकिल है, 3 से 6 हफ्ते की हो सकती है। और माइक्रो साइकिल की यदि बात करें तो उसमें स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माइक्रो साइकिल जो कि 1 हफ्ते का हो सकता है या 3 से 10 दिन का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से माइक्रो, मीजो और मैक्रो साइकिल्स को कैटेगराइज करके डिपेंड ऑन द एक्चुअल कंपटीशन, और जो मैक्रो साइकिल है वो 1 ईयर का होता है, जैसा कि हमने अभी जाना। और वर्कआउट की यदि बात करें, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माइक्रो साइकिल 1 डे, मिनट्स पर आवर। इस स्लाइड में हम जानेंगे टाइप्स एंड मेथड ऑफ टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंडोरेंस एंड स्पीड। यदि स्ट्रेंथ की बात करें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एबिलिटी टू एक्ट और टू ओवरकम द रेसिस्टेंस। कोई भी रेसिस्टेंस या अवरोध जिसको हम अपने काबू में करें, जिस पे हम एक्ट करें, वो स्ट्रेंथ कहलाएगी। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत जो है 2 प्रकार की होती है, डायनामिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ, चलायमान ताकत और स्थिर ताकत। जो डायनामिक स्ट्रेंथ है वो 3 प्रकार का होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ के हमने प्रकार जाने, और यदि स्ट्रेंथ को डेवलप करना है तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जिसमें आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोटोनिक मेथड एंड आइसोकाइनेटिक मेथड। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक जितने भी तीनों ट्रेनिंग मेथड्स हैं, इसमें 1 नंबर का प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि इस ट्रेनिंग मेथड का क्या मतलब है और ये ट्रेनिंग मेथड्स किसके द्वारा बनाया गया। द फॉलोइंग आर इट्स टाइप। स्ट्रेंथ की जो हमने टाइप्स पढ़े थे, जिसमें डायनेमिक स्ट्रेंथ में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंस, अधिकतम जो अवरोधक है उसके अगेंस्ट में कितने समय तक हम एक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। और दूसरा
एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस विथ स्पीड। यहाँ पर एक उदाहरण लिया, टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप। यदि हम लॉन्ग जंप के दौरान जब हम एक्सप्लोसिव यहाँ जंप करते हैं, टेक ऑफ बोर्ड पर पैर रख के और आगे की तरफ जंप करते हैं, तो स्पीड के साथ रेसिस्टेंस को पार करते हुए एक्ट करते हैं, तो इसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहेंगे। नेक्स्ट वन, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। यहाँ पर स्ट्रेंथ एंडोरेंस से मतलब है कि थकान की अवस्था में भी जो रेसिस्टेंस है उसके अगेंस्ट में काम करें। फॉलोइंग मेंशन मेथड आर यूज्ड टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। और जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए 3 मेथड्स सुझाए गए, जिसमें फर्स्ट वन आइसोमेट्रिक। यहाँ पर आइसो वर्ड से मतलब है सेम, एंड मेट्रिक मीन्स लेंथ। सेम लेंथ means when we do these exercise, work done cannot be observed। इस प्रकार की एक्सरसाइज करने से जो हमने कार्य किया है वो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का ये सर्किट है, जिसमें दीवार को पुश करें या लेग स्ट्रेच करें, साइड स्प्लिट्स करें, शोल्डर ब्लेड स्ट्रेच करें, आर्म लॉक स्ट्रेच करें। इस प्रकार के जो एक्सरसाइज हैं वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी। These exercises require less time and equipment and can be carried out anywhere। इस प्रकार की जो एक्सरसाइज हैं उनको कहीं पर भी किया जा सकता है और कम से कम उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। These exercises are useful for maintaining strength in case of injury। यदि किसी को चोट है तो उस समय उसमें थोड़ा सा ताकत बढ़ाने के लिए, थोड़ा ताकत को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइजेस की जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक मूवमेंट। आर्चरी, वेट लिफ्टिंग ये सारे इसके उदाहरण हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड, बट डिस्टेंस मूव्ड इज 0, देयरफॉर वर्क डन इज 0। यहाँ पर वर्क डन से मतलब आप समझ पा रहे हैं कार्य कितना किया। फोर्स इंटू डिस्टेंस यहाँ पर 0 है तो उसका वर्क डन भी 0 आएगा। से यहाँ पर ये प्लैंक पोज में ये एथलीट या प्लेयर। सेकेंड, isotonic exercise। Here iso means same and tonic means tone। In this type of exercise when we do the movement it can be observed directly। इस प्रकार के जो एक्सरसाइज है मूवमेंट करें तो हमें डायरेक्ट दिख जाते हैं। and called eccentric contraction and concentric contraction accordingly। जैसे स्क्वाड लगाना, हाथों का आगे पीछे मूव करना, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, डायरेक्शन। एग्जाम्पल, व्हेन वी थ्रो अ बॉल, जंप, रन, वेट ट्रेनिंग, जंपिंग ऑन द स्पॉट। एक ही जगह पे जंप करते रहना। इस प्रकार के एक्सरसाइज आइसोटोनिक एक्सरसाइज कहलाएंगे, जिसमें टर्न अप होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है। If muscles contract and changes its length to produce force, the contraction मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यहाँ पर मसल के जो साइज है उसमें चेंजेस आएगा और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगा। These increase the length of the muscles and are जो मांसपेशी है उसकी आकार में बदलाव आएगा, घटेगी बढ़ेगी
कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगी। थर्ड वन, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। Iso means same and kinetic means motion. These exercises were introduced by J.J. Perrine। यहाँ से आता है कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज किसने in 1968। Same done by specially designed machine and are combination of। इस प्रकार का जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होता है जो मशीन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का। सेकेंड कंपोनेंट्स की यदि बात करें, एंडोरेंस सहनशीलता। इट इज ability to continue the activity under the condition of fatigue or for a long। लगातार हम गतिविधि करते रहें या लंबे समय तक। the capacity of something to last or to withstand wear and tear। लगातार हम काम करने की क्षमता बनाए रहें, ये कंडीशन सहनशीलता कहलाएगी। और इस प्रकार से साइकिलिंग करना, लॉन्ग डिस्टेंस तक या ट्रेडमिल पर हमेशा लंबे समय तक वर्कआउट करना। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना जो एंडोरेंस है वो कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कुछ बेस्ड हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी किया है और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, समय के हिसाब से यहाँ पर आधार बना करके इस सहनशीलता को, एंडोरेंस को कैटेगराइज किया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी इट कैन बी बेसिक एंडोरेंस, जनरल एंडोरेंस, स्पेसिफिक एंडोरेंस। एक्टिविटी के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर बेसिक, जनरल एंड स्पेसिफिक। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, यदि समय के हम आधार माने और इस प्रकार से कैटेगराइज करें तो इसमें स्पीड एंडोरेंस, शॉर्ट टाइम एंडोरेंस, मीडियम टाइम एंडोरेंस एंड लॉन्ग टाइम एंडोरेंस। इस प्रकार से एंडोरेंस सहनशीलता को दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। मेथड टू डेवलप एंडोरेंस। सहनशीलता को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो मेथड्स हैं वो हैं कंटिन्यूस मेथड, लगातार विधि, इंटरवल मेथड, अंतराल विधि एंड फार्टलैग मेथड, फार्टलैग तरीका विधि। फर्स्ट वन, एंडोरेंस। टाइप्स ऑफ एंडोरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर, कार्य के आधार पर। बेसिक एंडोरेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to do the movement in which large number of body and muscles involved at slow pace for a duration such as walking, jogging, swimming at moderate speed। सामान्यतः पैदल चाल या धीमी स्पीड से दौड़ना या स्विमिंग करना। स्लो पेस फॉर ड्यूरेशन सच एज, लगातार तरीके से इस प्रकार की गतिविधि करना बेसिक एंडोरेंस कहलाएगा। Second, general endurance. It is ability of an individual to resist fatigue satisfactory caused by different types of activities। जो आपकी थकावट है उसको रेसिस्ट करे और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से, इस प्रकार की एबिलिटी जनरल एंडोरेंस कहलाएगी। स्पेसिफिक एंडोरेंस, इट इज the ability of an individual to complete the task without any fatigue। स्पेसिफिक एंडोरेंस से यहाँ मतलब है किसी व्यक्ति का कोई टास्क है तो उसको बगैर किसी थकान के वो पूरा करे। इट इज रिक्वायरमेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक एंडोरेंस ऑफ अ
बॉक्सर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रेसलर। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का उसका वर्क शेड्यूल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ nature of activity, it can be three types: basic endurance, general endurance and specific endurance. Second types, on the basis of duration of activity, जो कार्य के आधार पर जो गतिविधि है समय के आधार पर, उसमें फर्स्ट वन स्पीड एंडोरेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ मूवमेंट विथ हाई स्पीड टू रेसिस्ट ऑफ फटीग इन एक्टिविटीज अप टू 45 सेकेंड। लगातार 45 सेकंड तक काम करें और बगैर किसी थकावट के स्पीड एंडोरेंस कहलाए। It needed to resist fatigue in sports activities lasting from 45 सेकंड to 2 मिनट्स। उदाहरण के लिए 800 मीटर यदि रेस है और बगैर किसी थकावट के वो कंप्लीट इसको करता है, जिसका ड्यूरेशन 45 से 2 मिनट के बीच की एक्टिविटी हो, वो शॉर्ट टर्म एंडोरेंस कहलाएगी। स्पीड एंडोरेंस below 45 सेकंड, शॉर्ट टर्म 45 सेकंड to 2 मिनट्स। द मीडियम टर्म एंडोरेंस, इसमें 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक की एक्टिविटीज, उदाहरण के लिए 1500 मीटर या 3000 मीटर की रेस लगातार एक्टिविटी करें और बगैर किसी से यहाँ मतलब है जिसमें 11 मिनट से लेकर के या इससे ज़्यादा का समय लेकर के 5000 मीटर, 10,000 मीटर का क्रॉस कंट्री रेस, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि बगैर किसी थकावट के करें। इट इज नीडेड फॉर दोज स्पोर्ट्स रिक्वायर मोर देन 11 मिनट्स। 11 मिनट्स के ज़्यादा समय लेकर के बगैर किसी थकावट के काम करें, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस कहलाएगा। अब हम बात करें कि एंडोरेंस जो है, सहनशीलता, उसको कैसे डेवलप करें। तो फर्स्ट, लगातार जो विधि है, इन कंटिन्यूस ऑफ मेथड द एक्सरसाइज इज डन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट टेकिंग रेस्ट। बगैर किसी आराम के we do the exercise for a long duration, so intensity of work is low। लंबे समय तक कार्य करना। The heart rate during the exercise for a sportsman should be between 140-160 beats per minute। लगभग 140 से 160 BPM उसका हार्ट रेट हो। Its duration of exercise should be more than 30 minutes। क्रॉस कंट्री रेसेस 30 मिनट तक लगातार गतिविधि करना, जिसमें बगैर किसी रुकावट के और जिसमें BPM हो 140-160, तभी इस कंटिन्यूस मेथड से एंडोरेंस को डेवलप किया जा सकता है। सेकंड मेथड, इंटरवल मेथड। दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग एंडोरेंस फॉर ट्रैक रनर्स। Intervals are given to the athlete in between the repetition for recovery। जो ट्रैक एथलीट हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी विधि है, जिसमें खिलाड़ी बीच बीच में इंटरवल्स लेता है और रिपीटेशन के दौरान रिकवरी के लिए ये अंतराल लिया जाता है। द हार्ट शुड गो अप टू 80 beats per minute, and when the heart rate comes down the 120 to 130 BPM, again the repetition walk start। यदि किसी खिलाड़ी ने ये इस प्रकार का इंटरवल मेथड अपनाया है जिसमें उसका हार्ट बीट बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर जाए 180 तक, और उसको रेस्ट टाइम इतना दे तब 120 से 130 उसका BPM आ जाए, फिर से उसका रिपीटिशन या वर्क स्टार्ट कंटिन्यूस करना होगा, फिर रेस्ट देना होगा। इस प्रकार से इंटरवल बीच बीच में देना, ये इससे भी एंडोरेंस को डेवलप किया जाता है। द ट्रेनिंग लोड शुड बी गिवन अगेन आफ्टर चेकिंग द हार्ट रेट ऑफ एथलीट। जो
मिडिल डिस्टेंस रनर्स होते हैं उनके लिए, और फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए, हॉकी खिलाड़ियों के लिए इस प्रकार की इंटरवल ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। नेक्स्ट वन, फार्टलेग ट्रेनिंग। This method was developed by Swedish coach Gösta Holmar in 1930 in Sweden, so that it is also known as Swedish play or speed play charges his her space। ये भी एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न बनता है। स्वीडिश प्ले या स्पीड प्ले या फार्टलेग ट्रेनिंग किसे कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है और इसको किसने इजाद किया इस मेथड को? तो स्वीडन का जो कोच है होस्टा हॉलमर 1930 में इसको इजाद किया इस टेक्निक को, और स्पीड प्ले और स्वीडिश प्ले के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक नंबर में कई परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। एथलीट चेंजेस हिज हर स्पीड अकॉर्डिंग सो इट इज सेल्फ डिसिप्लिन्ड इन नेचर। यह खुद आत्म अनुशासन को अपनाते हुए और प्रकृति के साथ इसको अपने हिसाब से स्पीड बदलते, तेजी से, स्लो, रेस्ट, इंटरवल, स्पीड इस प्रकार से मैनेज करते हैं। द हार्ट रेट फ्लक्चुएट बिटवीन 140-180 बीट्स पर मिनट, और इसमें हार्ट रेट लगभग 140 से 180 हो सकता है। फार्टलेग ट्रेनिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इस प्रकार की ट्रेनिंग का कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। यदि फ़ायदे की बात करें तो हाईली एडेप्टेबल, इफेक्टिव फॉर एंडोरेंस ट्रेनिंग, इफेक्टिव फॉर स्पीड ट्रेनिंग, इम्प्रूव फास्ट ट्विच मसल रिस्पॉन्स, ग्रेट फॉर ग्रुप ट्रेनिंग, ईजी फॉर इंडिविजुअल ट्रेनिंग। और डिसएडवांटेज की बात करें, नुकसानों की बात करें, इफ़ improperly performed and injuries can be occurred। यदि इस प्रकार की फार्टलेग ट्रेनिंग किसी जंगल में या फिर पहाड़ी क्षेत्र में इसको करें तो कई बार चोट लगने की चांसेस बढ़ते हैं। डिफ़िकल्ट टू कीप डिटेल्ड मैट्रिक्स, इसका जो रिकॉर्ड रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैन बी मोर पेनफुल टू परफॉर्म, इसको करना भी बहुत कठिन होता है। रिक्वायर आ लिटिल क्रिएटिविटी, इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का आवश्यकता होती है। इस प्रकार से दोनों ही इसके फ़ायदे और नुकसान हैं फार्टलेग ट्रेनिंग के। फार्टलेग ट्रेनिंग इन्वॉल्व वेरिंग आवर पेस थ्रू आउट आवर रन, अल्टरनेटिंग बिटवीन फास्ट एंड स्लो पेस। इस प्रकार से जो एंडोरेंस है उसको हमने जाना किस प्रकार से ट्रेनिंग की जा सकती है। और अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड मीन्स इट इज़ द एबिलिटी टू डू मूवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल। जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्विक करें, जल्दी से जल्दी कैसे करें, वो इसकी क्षमता स्पीड कहलाएगी। यदि स्पीड की टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ स्पीड, तो इसमें रिएक्शन स्पीड एबिलिटी, एक्सेलरेशन स्पीड एबिलिटी, लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड एंड स्पीड एंडोरेंस, ये इसके 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करें रिएक्शन स्पीड एबिलिटी। इट इज एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट अ सिग्नल। रिएक्शन एबिलिटी जो है, जब स्टार्ट लेता है खिलाड़ी तो वो सिग्नल पर कितने जल्दी से एक्ट करता है, उस पर उसकी स्पीड मापी जाती है। एक्सेलरेशन स्पीड एबिलिटी, इट इज एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। और एक्सेलरेशन से यहाँ मतलब है त्वरण, और कितने जल्दी कोई खिलाड़ी एथलीट अधिकतम स्पीड कम से कम समय में प्राप्त करता है, एक्सेलरेशन स्पीड कहलाती है। मूवमेंट स्पीड, इट इज द एबिलिटी टू डू अ सिंगल स्मॉल मूवमेंट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। एक छोटा सा मूवमेंट जो है कम से कम समय में कैसे करे एथलीट, वो क्षमता इसकी मूवमेंट स्पीड कहलाएगी। इससे जो सिग्नल मिला उस पर दौड़ना,
रिएक्ट करना, स्टार्ट लेना, एक्सेलरेशन अधिकतम स्पीड पे जाना, और मूवमेंट स्पीड से यहाँ मतलब है कम से कम समय में मूव, अधिकतम मूवमेंट्स पैदा करना। लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो क्षमता है आपकी एथलीट की, कि जो मैक्सिमम स्पीड है खिलाड़ी की, उसको कैसे मेंटेन करता है लगातार। स्पीड एंड्योरेंस, it is the ability to do the movement as quick as possible under the condition of fatigue। स्पीड एंड्योरेंस की हमने पहले भी बात की, जिसमें थकावट की अवस्था में भी खिलाड़ी अपने आप को कैसे क्विक मूवमेंट्स करते रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे स्पीड मेंटेन करके। यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू स्पीड को हम डेवलप कर सकते हैं। पेस रन, पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस विथ अ कांस्टेंट पेस, एक जैसी स्पीड से पूरा रनिंग, पूरा दूरी कंप्लीट करें। जनरली 800 मीटर एंड अबव रेसेस आर इंक्लूडेड इन द पेस रेसेस। पेस रेस की बात करें तो 800 या 800 से ऊपर की जितने भी रेस हैं उसमें पेस रनिंग करनी पड़ती है। एन एथलीट मस्ट कंजर्व हिज एनर्जी बाय रिड्यूसिंग द स्पीड, से अपनी एनर्जी को कंजर्व करके चलना पड़ता है और स्पीड को बगैर घटाए। सेकेंड मेथड एक्सेलरेशन रन। Acceleration run are usually used to develop speed indirectly by improving explosive strength, technique, flexibility, and movement frequency. It is the ability of a sprinter to achieve high speed from a stationary position। जो एथलीट है, स्प्रिंटर है, वो हाई स्पीड कैसे अचीव करता है। Sufficient interval should be provided between the repetition, और छोटे छोटे जो रिपीटेशन है उसमें कुछ इंटरवल्स भी देना चाहिए ताकि इंजरी ना हो। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। हियर फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ अ जॉइंट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। किसी व्यक्ति या खिलाड़ी का जो जॉइंट का रेंज है, कितने अधिक स्पेस में वो खुल सकता है, कितने ज़्यादा मूवमेंट हो सकते हैं उस जॉइंट पर, वो एबिलिटी ही फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, लचीलापन। इट इज एबिलिटी टू मूव हिज और हर जॉइंट इफेक्टिवली थ्रू ऑफ फुल रेंज। अधिकतम जो उसकी रेंज है, जो क्षेत्र है, वहाँ तक कैसे मूव करेगा जॉइंट्स, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव, इसके दो ही प्रकार होते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव। पैसिव मीन्स टू एबिलिटी टू द एबिलिटी टू डू जॉइंट मूवमेंट स्पीड विथ एन एक्सटर्नल हेल्प और ऑफ अ पार्टनर, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से जो इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी को परफॉर्म करना। हियर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू डू जॉइंट मूवमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बगैर किसी बाहरी व्यक्ति के मदद के जॉइंट का मूवमेंट को करना, वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी दो प्रकार से होती है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक, स्थिर और चलायमान लचीलापन। और फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की मेथड्स की यदि बात करें तो इसमें 3 मेथड होते हैं, बैलिस्टिक मेथड, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड। जानेंगे वन बाय वन। Method to develop flexibility. First one, slow stretch and hold method. We stretch our joint to maximum limit and hold it for a few seconds before returning to the initial phase। जो खिलाड़ी है या कोई व्यक्ति है, अपने जॉइंट्स को अधिकतम लिमिट तक उसको स्ट्रेच करेगा और उस स्ट्रेच होने के बाद कुछ सेकंड के लिए वहाँ रोकेंगे
और वापस से अपनी फेज में रिटर्न आएंगे। इस प्रकार से स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड का उपयोग करके फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे योगासन हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप की जा सकती है। द होल्डिंग पीरियड मस्ट बी नॉट मोर देन 3 to 8 सेकेंड। जो होल्ड करने के जो पोजीशन है वो कम से कम 3 और अधिकतम 8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर इम्प्रूविंग पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये मेथड जो है स्लो एंड स्ट्रेच मेथड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में भी उपयोग में लाया जाता है। सेकेंड, बैलिस्टिक मेथड। In this method, the stretching exercise are done in swing, so it is called ballistic method. इस प्रकार का जो बैलिस्टिक मेथड है वो स्विंग या मूवमेंट की स्थिति में किया जाता है। A proper warm up should be done before this exercise। इस प्रकार से जो बैलिस्टिक मेथड, जब भी इस मेथड से हम डेवलप करें फ्लेक्सिबिलिटी को, तब हमें बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि वार्म अप करें प्रॉपरली। स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स कैन बी डन इन रिदम। और जो मांसपेशियों का मसल्स का जो स्ट्रेचिंग है वो एक रिदम के साथ किया जाता है। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच, जो एक नेक्स्ट अगला मेथड है वो है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड, PNF। Stretching is currently the fastest and most effective way known to increase static passive flexibility. PNF is acronym for proprioceptive neuromuscular facilitation. It is not really a type of stretching but a technique of combining passive stretching and isometric stretching। इस प्रकार के जो एक्सरसाइज मेथड है इसमें पैसिव स्ट्रेचिंग और आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग दोनों का ही यहाँ पर मेल है, और दोनों चीज़ों को साथ में रखते हुए, जिसमें पैसिव मीन्स एक्सटर्नल सपोर्ट लेके, और आइसोमेट्रिक जो टाइप्स है सेम लेंथ वाली एक्सरसाइज जिसमें मसल्स स्ट्रेट्यून रहती है। इस प्रकार की एक्सरसाइज करने से फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम static flexibility. After assuming in initial passive stage, the muscle is being staged is isometrically contracted for 7 to 15 seconds, after which muscles is briefly relaxed 2 to 3 seconds and then immediately subject to a passive stretch, which stretch our muscles even further than the initial passive stretch। प्रकार से बीच में जो स्ट्रेच किया उसको होल्ड करके और 2 से 3 सेकंड का रेस्ट दे करके फिर से कंटिन्यूस करें तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको डेवलप किया जा सकता है। दिस फाइनल पैसिव स्ट्रेच इज held for 10 to 15 seconds. The muscles is then relaxed for 20 seconds before performing another PNF technique। इस प्रकार से जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको डेवलप किया जा सकता है 3 तरीके से, बैलिस्टिक, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड एंड स्लो स्ट्रेच होल्ड मेथड। नेक्स्ट जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है वो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। Those abilities of an individual which enable the individual to do various related activities properly as well as efficiently। कोई व्यक्ति या कोई खिलाड़ी जब विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सही तरीके से परफॉर्म करे और वो भी बगैर किसी संतुलन खोए, इस प्रकार की
एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ कहा जाएगा, जिसमें इसकी यदि डिफरेंट क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 7 कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को डिवाइड किया है। फर्स्ट ओरिएंटेशन एबिलिटी, सेकंड कपलिंग एबिलिटी, थर्ड रिएक्शन एबिलिटी, फोर्थ बैलेंस एबिलिटी, फिफ्थ रिदमिक एबिलिटी, सिक्स एडेप्टेशन एबिलिटी, सेवंथ डिफरेंशिएशन एबिलिटी। Coordinative abilities. Coordinative abilities mainly depends on central nervous system CNS के ऊपर ये निर्भर करता है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ जो समन्वय की जो क्षमताएं हैं वो कितनी अच्छी हैं, CNS किस तरीके से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है। The coordinative abilities are those abilities of an individual which enable the individual to do various related activities properly as well as efficiently. जैसे कि हमने पूर्व में बात कर चुके हैं। Our accuracy, rhythm, flow and consistency depends on our coordinative abilities. जो एक्यूरेसी है, रिदम है, फ्लो है, कंसिस्टेंसी है, वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ पे। इस प्रकार की यदि हम इस फिगर में बात करें तो इसमें हर्डल ट्रेनिंग है, जिसमें जंपिंग, बैलेंसिंग इस प्रकार से, एंड मूवमेंट्स ऑफ फुट एंड हेड। तो ये डिपेंड करता है CNS कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए बहुत सारी मेथड और एक्सरसाइज हो सकती हैं। इस प्रकार से हमने जाना जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं 5, उन सभी के प्रकार और उनके ट्रेनिंग मेथडोलॉजी के बारे में, कैसे उनको डेवलप करें। इसी लेक्चर में, इसी चर्चा में हम कवर करेंगे सर्किट ट्रेनिंग मेथड को भी। सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज डिजाइंड बाय एडमंसन एंड मॉर्गन इन द ईयर 1957। 1957 में एडमंसन एंड मॉर्गन द्वारा सर्किट ट्रेनिंग को डिजाइन किया। ये भी एक नंबर का प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। इसमें एक ही सर्किट में अन्य अन्य प्रकार की जो एक्सरसाइज हैं वो की जाती हैं, कम स्पेस में इसको किया जा सकता है। एक्सरसाइज परफॉर्म्ड सिस्टम in such a way that it took विद्युत का जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होता है वो भी प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली। इट इज स्टेशन दैट मेक्स अ कंप्लीट सर्किट और अ सर्कल। इसमें विभिन्न प्रकार के जो एक्सरसाइज के सर्किट होंगे, स्टेशन माध्यम से एक कंप्लीट सर्किट या सर्कल तैयार। इट इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 10 to the need and intensity required between the station is controlled। कितने खिलाड़ी हैं, कितना स्पेस है, 10 से 12 ट्रेनिंग स्टेशन बनाए जा सकते हैं, कम भी किए जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट और प्लेयर्स। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्किट, जो मुख्य विशेषताएं होना चाहिए, जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी सर्किट डिजाइन करते हैं, सर्किट ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं। एक्सरसाइजेस इन अ सर्किट आर सिंपल टू लर्न एंड एग्जीक्यूट। बहुत ही साधारण प्रकार के एक्सरसाइजेस हैं, जैसे लंजेस, बैक प्लैंक्स, एल्बो, साइड लंजेस, साइड प्लैंक एल्बो, जंप, स्क्वाड, प्लैंक एल्बोज। प्रकार के सिंपल एक्सरसाइज होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। एक्सरसाइज आर यूजुअली परफॉर्म्ड विद इन मीडियम रेसिस्टेंस और मीडियम वेट। यदि वजन के साथ इस प्रकार का एक्सरसाइज देते हैं या रेसिस्टेंस के साथ देते हैं तो यूजुअली परफॉर्म करना है मीडियम टाइप के स्ट्रेंथ या वेट देना चाहिए। फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ रिपीटेशन वरी एज पर द नीड ऑफ द प्रोग्राम। ये फ्रीक्वेंसी या रिपीटेशन की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपका आवश्यकता क्या है, कितना स्ट्रेंथ है इस बारे में। एम ऑफ द सर्किट ट्रेनिंग इज टू डेवलप एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ।
और सर्किट ट्रेनिंग के जो मुख्य उद्देश्य है वो उसमें सहनशीलता और ताकत को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार किया जाता है। इट टेक्स इनटू अकाउंट एक्सरसाइज ऑफ होल बॉडी, पूरे शरीर का एक ही बार में ही एक सर्किट के माध्यम से एक्सरसाइज कराया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, इसका क्या महत्व है? इट इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, जो किसी खिलाड़ी के कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को डेवलप करता है। इट इम्प्रूव्स जनरल फिटनेस बाय incorporating exercise and involve the whole body. It enhance VO2 max, volume of oxygen, अधिकतम जो ऑक्सीजन कंजप्शन है उसके बारे में उसको बढ़ाता है। विच मीन्स द बॉडी कैन टेक मोर ऑक्सीजन टू बी यूटिलाइज बाय मसल्स, अधिकतम जो ऑक्सीजन का उपयोग कंजप्शन करे और उसका उपयोग जो है मांसपेशियों द्वारा किया जाए। इट फर्दर इन्हांस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय मसल्स, ये आगे चल के ऑक्सीजन की कंजप्शन जो मांसपेशियों द्वारा की जाता है उसको बढ़ाता है। इट इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंडोरेंस, इस ट्रेनिंग के माध्यम से मसल स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंडोरेंस को डेवलप किया जाता है। इस ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पार्टलेक ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड इन स्वीडन, यूएसए, इंडिया, यूके। इस प्रकार का एक सिंपल सा प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कहाँ पर ये डेवलप किया गया था, ये आप कमेंट में इसका उत्तर लिखें। If muscle contracts and changes its length to produce force, the contraction type is, यदि मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट करे और उसके लेंथ में कुछ बदलाव आए तो वो कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार का होगा? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या इनमें से कोई नहीं? इसका भी उत्तर आप कमेंट में लिखें। एक और साधारण सा प्रश्न है, जंपिंग ऑन द स्पॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक ही जगह पर जंप करना आइसोमेट्रिक का उदाहरण है, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एंड आइसोकाइनेस्थेटिक। तो इन 3 प्रश्नों का आप जवाब कमेंट में लिखें। होपफुली ये लेक्चर आपके काम आएगा और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।